प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं गणित विषय में वार्षिक परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल सहित आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। इनको बार बार हल करके देखें और ये सभी प्रश्न परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें पहला सवाल है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के सवालों में हम क्या करेंगे, हमको 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो 6 में 1 जोड़ेगा तो 7 हो जाएगा। तो हम 3 में 7/7 का गुणा करेंगे जो कि 21/7 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार 4 में हम 7/7 का गुणा करेंगे तो 28/7, तो 21/7 और 28/7 के बीच में जो संख्याएँ आएगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखें तो दूसरा सवाल है 3/5 और 4/बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो 5 परिमेय संख्या, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, तो इसलिए हम 3/5 में 6/6 का गुणा करेंगे तो 18/30 हो जाएगा। इसी प्रकार 4/5 में हम 6/6 का गुणा करेंगे तो 24/30 हो जाएगा। तो हम देखें कि 18/30 और 24/30 के बीच में 19/30, 20/30, 21/30, इस प्रकार हम जो 5 परिमेय संख्या आसानी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में आ सकता है इस प्रकार से कि P/Q के रूप में दर्शाइए। तो जैसे 0.6 बार है, इसको P/Q के रूप में दर्शाना है। तो हम पहले x बराबर 0.6 बार लिखेंगे। जैसे पहला सवाल है 0.6 बार, 6 बार का मतलब 6 आते रहेगा। अब यहाँ एक अंक 6 की पुनरावृत्ति हो रही, इसलिए हम x में 10 का गुणा करेंगे तो 10x बराबर 6 ये हो जाएगा। जब 0.66 में करेंगे तो 6.66 आ जाएगा। तो इसमें हम 6 को जो पूर्णांक संख्या उसको अलग कर लेंगे और दशमलव के बाद की संख्या को अलग लिख देंगे। तो चूँकि x का मान न था 0.6 बार, इसलिए जहाँ 0.66 आया है इसको हम लिख देंगे इसकी जगह x का पक्षांतर बाई तरफ करेंगे तो 10x में से एक x घटेगा तो 9x, तो 9x बराबर 6 हो गया। इस प्रकार से x बराबर 6/9 सरल करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल देखें कि x बराबर 0.478 बार है। तो हमें 478 बार है, तो बार है 7 और 8 के ऊपर, इसलिए 4 7 8 7 8 7 8 आएगा। अब यहाँ 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए हम 100 का गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा किया तो 100x बराबर 47.8787 ये इस प्रकार से बन जाएगा। अभी 47.8787 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि 47.4 धन 0.478 जो प्रश्न में दिया गया उसके अनुसार ही संख्या बदल जाएगी और इसकी जगह हम x लिख देंगे। x का पक्षांतर बाई तरफ करेंगे तो 100x में से एक x घटा तो ये 99x बराबर 47.4, तो x बराबर 47.4/990 हो जाएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें, ये हर का परिमेयकरण कीजिए। जैसे इस पर आधारित एक सवाल आ सकता है, जैसे 1/7 है तो इसका परिमेयकरण करना है तो करनी में 7 है, तो करनी 7 को अगर करनी से बाहर निकालना है तो हम इसमें करनी 7 का एक बार गुणा करना पड़ता है। तो इसलिए हम 1/करनी 7 में करनी 7/7 का गुणा कर देंगे तो ये 1 में करनी 7 का गुणा हुआ तो करनी 7/7 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा हम देखें 1/करनी 7 ऋण करनी 6, इसमें भी हमको हर का परिमेयकरण करना है। तो नीचे ऋण का चिन्ह है तो हम करनी 7 धन करनी 6 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे। हर में एक सर्वसमीका बन जाएगी, ए धन बी ए ऋण बी बराबर ए वर्ग ऋण बी वर्ग। तो करनी 7 का वर्ग 7 हो गया, करनी 6 का वर्ग 6 हो जाएगा। तो हर में आ जाएगा 7 ऋण 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो जो ऊपर करनी 7 धन 6 था बटे में 1, अर्थात उत्तर इसका करनी 7/6 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें 1/करनी 5 ऋण करनी 2, तो यहाँ करनी 5 ऋण करनी 2 है तो इसमें जब गुणा करेंगे हम करनी 5 धन करनी 5 का गुणा ऊपर नीचे करेंगे। चूँकि यहाँ सवाल में मिसप्रिंट है, करनी 5 धन करनी 2 है तो इसलिए करनी 5 ऋण करनी 2 का गुणा कर रहे हैं। तो इसका गुणा करेंगे, नीचे फिर सर्वसमीका बनेगी तो करनी 5 ऋण करनी 2 आएगा तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा और ऊपर करनी 5 ऋण करनी 2 वही रहेगा। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा करनी 5 ऋण करनी 2/3। अब हम देखें यहाँ चौथे सवाल में 1/करनी 7 ऋण 2 है, तो यहाँ करनी 7 ऋण 2 है
तो करनी 7 धन करनी 2 का गुणा हम ऊपर नीचे करेंगे, तो करनी 7 धन 2 बटे करनी 7 धन 2 है। तो यहाँ a वर्ग ऋण b वर्ग सर्वसमीका से करनी 7 का वर्ग 7 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। इस प्रकार से 7 ऋण 4 बराबर होगा 3। तो करनी 7 बटे धन करनी 2 बटे में 3, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम घातांक नियमों पर देखें, एक सवाल परीक्षा में आता है। तो घातांक नियमों पर आधारित जैसे 17 पहला सवाल है कि 17 की घात 2 गुणित 17 की घात ऋण 5, तो इसको हल करेंगे तो आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर 2 में से 5 घटेगा तो उत्तर हो जाएगा इसका 17 की घात करनी ऋण 3 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा देखें कि करनी 5 का वर्ग और फिर पूरे का वर्ग ऋण 7 है, तो घातों का आपस में गुणा हो तो 7 दूनी 14, तो 5 की घात ऋण 14 इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरे में देखें 23 की घात ऋण 10 बटे 23 की घात 7 है, तो नीचे वाला 7 ऊपर जाकर ऋण का हो जाएगा, तो ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने पर 23 की घात ऋण 17 हो जाएगा। और चौथा जो है 7 की घात ऋण 3 और 9 की घात ऋण 3, तो ये आधार असमान है पर घातें समान है, इसलिए आधारों का गुणा हो जाएगा। तो 7 9 63 और पूरे की घात ऋण 3 हो जाएगा। इस प्रकार 90वें सवाल में हम देखें, पहला है 2 की घात 2 बटे 3 फिर गुणित 2 की घात 1 बटे 5। तो इनको भी हम घातांक नियमों पर आधारित ऐसे 4 सवाल दिए हैं, इन चारों के हल देख लें, इसको अच्छे से हल करके देख लें। तो ये चारों सवाल जो है जैसे 11 की घात 1 बटे 2 बटे 11 की घात 1 बटे 4, तो जब नीचे से 11 का भाग हो जाएगा तो 1 की घात m बटे में 1 की घात n बराबर 1 की घात m ऋण n होता है। इस नियम के आधार पर ये घातें आपस में घट जाएगी। तो हल कर यहाँ इस प्रकार से इसके उत्तर आ जाएंगे। अगले हम महत्वपूर्ण सवाल में हम देखें तो ये हमको सर्वसमीकाएँ हैं जो याद रहना चाहिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के लिए हमारी सर्वसमीका किसी भी प्रश्न में इस पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं। फिर अगला हम देखें जैसे गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो 25 बटे 4 x का वर्ग ऋण y वर्ग बटे 9। तो यहाँ x का वर्ग है पर 25 और 4 वर्ग में नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 बटे 2 x का वर्ग, x पूरे का वर्ग, और y वर्ग बटे 9 था तो y बटे 3 का पूरे का वर्ग। तो a वर्ग ऋण b वर्ग सर्वसमीका से एक कोष्टक में जाएगा 5 बटे 2 x धन y बटे 3 और दूसरे कोष्टक में आएगा 5 बटे 2 x ऋण y। तो यह इसका गुणनखंड हो जाएंगे। अगला सवाल हम देखें तो यहाँ पर खर्च निर्वाह सूचकांक, तो यहाँ पर खर्च निर्वाह सूचकांक के वर्ग अंतराल दिए हैं और सप्ताहों की संख्या दी गई है। तो इसके आधार पर हमको आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र बनाने के लिए हमको पहले वर्ग जो दिए हैं वो लिख देंगे, वर्ग चिन्ह लिख देंगे। इसकी बारंबारता देखें तो बारंबारता यहाँ पर दी गई है। तो इसको यहाँ पर बारंबारता बहुभुज किस प्रकार से बनाएंगे, तो यहाँ जो वर्ग दिया रहता है इसमें जैसे 140 150 160 जो निम्न सीमा है, तो यहाँ पर हम इन बिंदुओं को यहाँ पर ले लें और इसका मध्यमान वर्ग चिन्ह हमने जो निकाला 145 155 ये जो है, तो वर्ग चिन्ह को नीचे x अक्ष पर दर्शा दें और जो बारंबारता है उसको y अक्ष पर ले लें हम। जैसे हमने यहाँ पर बारंबारता में देखें तो 52 तक है, तो इसलिए 2 से लेकर हमने यहाँ पर सभी को लिख दिया, सप्ताहों की संख्या लिख दी और जो बिंदु आएगा उसको मिलाते हुए जैसे 145 पर, तो यहाँ 145 पे 5 है, तो यहाँ 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, तो यहाँ बी बिंदु ले लिया 145 पे बी बिंदु। इसी प्रकार 155 पर सी बिंदु जो है इसकी बारंबारता उसके अनुसार इसके बिंदु को मिलाकर एक रेखा चित्र बना लेंगे और यही कहलाता बारंबारता बहुभुज। इसी प्रकार हम देखें अगला सवाल जो है, एक प्रश्न आपको हेरोन के सूत्र पर आधारित आ सकता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो जैसे किसी त्रिभुज की भुजाएं 12:7:25 है, इसका परिमाप 540 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब इस प्रकार से भुजाओं का अनुपात दिया है 12:17:25, तो मान लें इसकी भुजाएं ABC है, तो A बराबर 12x, B बराबर 17x, C बराबर 25x। अब परिमाप 540 दिया है, तो अर्थात तीनों को जोड़ेंगे हम।
इसका अर्ध परिमाप s का मान हो जाएगा 540/2 270। अब हम यहाँ पर तीनों ए बी सी इनके अगर मान ज्ञात करना हो तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि पहले हम x का मान निकालेंगे। x का मान 10 कैसे आएगा, तो 12x धन 17x धन 25x इन सबको जोड़कर बराबर 540 लिखें और इसको हल करें तो x का मान 10 आ जाएगा। फिर 10 जो x का मान आएगा उसको रखकर a का मान 12x था तो 12 गुणित 10 बराबर 120, 17x था तो 17 गुणित 10 बराबर 170, 25 गुणित x बराबर 250। तो इस प्रकार से ए बी सी के मान आ जाएंगे और इस सूत्र में हेरोन के सूत्र में रखकर हम इसकी जोड़ियां बना लें जो संख्याएं बाहर आ रही और इस प्रकार से इसका उत्तर हल करने पर 9000 सेंटीमीटर का वर्ग आ जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आ सकता है तो यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसके सूत्र दिए गए हैं। तो ये पूरे सूत्र जो हैं आपको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक में आर धन एल। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे तो एल बराबर आर वर्ग धन एच वर्ग। तो इस प्रकार ये सूत्र जो है इनको याद कर लें। इन सूत्रों पर आधारित जैसे सवाल है, पहला सवाल कि एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। इसमें हम मान रख देंगे पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणित एल का मान 10। इसको हल कर लेंगे। इसी प्रकार अगले सवाल में हम देखेंगे एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान लेना है 3.14। इसके लिए हम पहले इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए एल बराबर होगा, एल का वर्ग बराबर एच वर्ग धन आर वर्ग होता है। तो एल वर्ग बराबर 16 का वर्ग धन 12 का वर्ग। तो इस प्रकार से हमने मान निकाल लिया। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे और इस प्रकार से इसका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अगले सवाल में हम देखें तो इन्हीं सूत्रों पर आधारित जैसे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें हम मान रख देंगे 4 पाई आर वर्ग। इसी प्रकार अगला सवाल है और ये तीनों सवाल अच्छे से हल करके देख लें, परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हम देखें अगला जैसे एक और सवाल है इसी पर कि 11.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। तो यहाँ पर हम इसमें मान रख देंगे 4/3 पाई और आर की घात 3 है तो 11.2 गुणित 11.2। इस प्रकार से हम मान रखकर इसको हल कर लेंगे। अगला प्रश्न है एक शॉर्टपुट 4.9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक धातु का गोला है। यदि इस धातु का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 है तो शॉर्टपुट का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम 4/3 पाई आर की घात 3 इसमें रखकर इसका आयतन निकालेंगे और आयतन को गुणा कर देंगे यहाँ 7.8 से। तो इस प्रकार से इसका जो घनत्व है वो आ जाएगा। फिर अगला इम्पॉर्टेंट सवाल है कि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है। तो दर्शाइए कि AB बराबर AC। तो यहाँ हम इसके लिए त्रिभुज ABD चित्र बनाएंगे इस प्रकार से ABD और ACD। इन दोनों त्रिभुजों में देखें कि कोण BAD बराबर कोण CAD, क्योंकि ये दिया गया है हमको समद्विभाजक है इसलिए AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा है और कोण ADB बराबर ADC। तो ये दोनों में 90 अंश का होगा। तो इस प्रकार दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे और ये एक कोण सर्वांगसमता हो जाएगी। तो इसके आधार पर AB बराबर AC हो जाएगा अर्थात त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखें कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो यहाँ जीवाएं AB और CD, तो ये दो त्रिभुज हैं AOB और COD। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे कि OA बराबर OC त्रिज्या है। एक ही वृत्त की जितनी भी त्रिज्या है सभी बराबर होती है। तो OA बराबर OC, OB बराबर OD और AB बराबर CD हमको दिया गया है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे SSS नियम से और इसलिए कोण AOB बराबर COD हो जाएगा। तो अर्थात जो हमको सिद्ध करना था
कि बराबर जीवाएं समान कोण अंतरित करती हैं, तो ये सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें अगला कि सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र पर जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो ये इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम पहले दिया है, लिख दें क्या क्या दिया गया है हमको। जिसका एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और जीवा एक AB है और M उसका मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है OM लंब है AB पर, तो हमको लंब सिद्ध करना है, तो हम OA और OB दोनों को मिला दिया, त्रिभुज OAM और OBM। तो दोनों त्रिभुजों में देखें तो OA बराबर OB है, AM बराबर BM है और OM बराबर OM उभयनिष्ठ भुजा। तो इस प्रकार दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो ये SSS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो इसलिए कोण OMA बराबर OMB होगा। और अब ये AMB एक सीधी रेखा है और ये दोनों कोण बराबर, तो अर्थात OMA बराबर एक 90 अंश का कोण आएगा, इसलिए OM लंब हो जाएगा AB पर। तो इतने। अगला एक देखें महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो ये जैसे ABCD एक चतुर्भुज है, इसको हमको सिद्ध करना है कि इसके चारों कोणों का योग 360 अंश है। इसको सिद्ध करने के लिए हमने ABCD को दो भागों में बांट दिया। तो यहाँ पर कोण A धन कोण B धन कोण C, इसका मान अगर देखा जाए तो ये 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसी प्रकार त्रिभुज ACD का इन तीनों कोणों का मान हो जाएगा 180 अंश। तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुजों को जब हम जोड़ेंगे और जो A बिंदु पर जो कोण आ रहे हैं उनको एक साथ कर लें, B वाले एक साथ कर लें, C वाले एक साथ कर लें, तो इन सबको जब एक साथ लेंगे तो ये 180 धन 180 मिलकर हो जाएगा 360। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा कि कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश होता है। इसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय है कि सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो यहाँ इसका सिद्ध दिया गया है। एक ये प्रमेय इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सिद्ध कीजिए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो यह सर्वांगसम चतुर्भुज होता है। तो ये इसका भी हल यहाँ पर दिया गया है। तो इतने सवाल हैं, इनको अच्छे से समझ लें, बार बार हल करें और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास करें। धन्यवाद।